आज अगर हम दुनिया का नक्शा देखें तो देशों के बीच की जो सरहदें हैं, बॉर्डर्स है, वो ऐसी लगती हैं जैसे जैसे हमेशा से वही थी। हाँ बिल्कुल, नदियों या पहाड़ों की तरह एकदम नेचुरल लगती हैं। राइट, ऐसा लगता है कि दुनिया शुरू से ही ऐसे अलग अलग देशों और उनके रंग बिरंगे झंडों में बटी हुई थी। लेकिन क्या ये बात सच है? अगर हम इतिहास के पन्ने पलटें तो सच थोड़ा अलग है। हाँ, क्योंकि पता चलता है कि ये राष्ट्रों वाली जो दुनिया है ना, जिसे हम आज एकदम अल्टीमेट सच मानते हैं, वो असल में बहुत नई है। और सबसे हैरानी की बात, मतलब मुझे सबसे हैरान करने वाली बात ये लगी कि इस पूरी व्यवस्था की शुरुआत किसी बड़ी जंग से नहीं हुई थी। अच्छा। हाँ, इसकी शुरुआत हुई थी कुछ लोगों की कल्पना से, एक अकेली पेंटिंग से और एक फेक झंडे से। वाओ, ये सच में एक ऐसा विचार है जो हमारे सोचने के तरीके को पूरी तरह से पलट देता है। मतलब जिस चीज को हम इतनी ठोस और परमानेंट हकीकत मानते हैं, यानी हमारा नेशन या राष्ट्र, वो सदियों पुरानी कोई नेचुरल व्यवस्था नहीं है। बिल्कुल नहीं, वो तो बस इंसानी दिमाग की एक उपज है ना। और आज के इस डीप डाइव में हम इसी कहानी की इसकी तह तक जाने वाले हैं। हम ये समझेंगे कि दुनिया भर में ये जो नेशनलिज्म यानी राष्ट्रवाद है और नेशन स्टेट्स का जो पूरा कंसेप्ट है, वो आखिर पैदा कैसे हुआ। और इस पूरी गुत्थी को सुलझाने के लिए ना आज हमारे पास दो बहुत ही कमाल के ऐतिहासिक सोर्सेज हैं। राइट। पहला सोर्स कोई बोरिंग पॉलिटिकल किताब नहीं है। वो 1848 में एक फ्रांसीसी कलाकार, एक फ्रेंच आर्टिस्ट द्वारा देखा गया एक ऐसा यूटोपियन सपना है जिसे उसने कागज पर उतारा था। और दूसरा सोर्स है 1882 में एक फिलोसोफर द्वारा दिया गया एक बहुत ही मशहूर भाषण, जो एक बड़ा ही बुनियादी पर मुश्किल सवाल पूछता है कि आखिर एक राष्ट्र होता क्या है। तो अगर हम 1848 वाले इस पहले सोर्स की बात करें तो उस पेंटिंग को समझने से पहले हमें उस समय की दुनिया को, उस दौर को थोड़ा समझना होगा। हाँ, कॉन्टेक्स्ट जरूरी है, क्योंकि उस वक्त का यूरोप वैसा बिल्कुल नहीं था जैसा आज दिखता है। वहाँ नेशन जैसी कोई चीज थी नहीं। वेट, कुछ भी नहीं था? नहीं, दुनिया के एक बहुत बड़े हिस्से पर मल्टीनेशनल डायनास्टिक एम्पायर्स का कब्जा था। अच्छा, मतलब बड़े बड़े साम्राज्य। बिल्कुल, ऐसे विशाल साम्राज्य जहां एक ही राजा या एक ही राजवंश अलग अलग इलाकों, अलग कल्चर्स और अलग भाषा बोलने वाले लोगों पर राज करता था। तो इसका मतलब ये हुआ कि उस वक्त लोगों के अंदर ये फीलिंग ही नहीं थी कि मैं फ्रेंच हूँ या मैं जर्मन हूँ, वो सिर्फ किसी राजा की प्रजा थे। हाँ, एकदम सही। लोगों की आपस में कोई शेयर्ड पॉलिटिकल पहचान नहीं थी। एक ही एम्पायर के अंदर रहने वाले लोग शायद एक दूसरे की भाषा तक नहीं समझते थे। ओह वाओ। उनका आपस में कोई जुड़ाव नहीं था। राजा के लिए वो जमीन और वहां के लोग सिर्फ उसकी प्रॉपर्टी थी। सत्ता पूरी तरह से राजा के हाथ में थी और आम इंसान की कोई खास अहमियत नहीं थी। एकदम घुटन भरा माहौल। हाँ, और ठीक इसी घुटन भरे माहौल में 1848 में फ्रेडरिक सोरियो नाम के एक फ्रेंच आर्टिस्ट ने 4 प्रिंट्स की एक सीरीज तैयार की। और उस सीरीज के पहले प्रिंट का नाम ही मतलब अपने आप में एक बहुत बड़ा दावा है। उसका नाम था द ड्रीम ऑफ वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक्स, द पैक्ट बिटवीन नेशंस, यानी दुनिया भर के लोकतांत्रिक और सामाजिक गणराज्यों का सपना। हाँ, जब हम इस चित्र को देखते हैं तो ये किसी फ्यूचर की दुनिया का नक्शा लगता है। मुझे तो ये लगता है कि ये सिर्फ एक पेंटिंग नहीं थी, ये अपने दौर का एक वायरल मैनिफेस्टो था। वायरल मैनिफेस्टो? वो कैसे? जैसे जैसे आज के दौर में कोई कार कंपनी फ्यूचर की किसी कॉन्सेप्ट कार का डिजाइन दुनिया के सामने रखती है ना, एक ऐसी कार जो अभी बनी नहीं है लेकिन फ्यूचर में कैसी दिखेगी ये दिखाती है। हाँ, समझ गया। सोरियो भी उस चित्र में दुनिया का एक ऐसा फ्यूचर दिखा रहा था जिसका उस वक्त कोई वजूद ही नहीं था, एक कॉन्सेप्ट फ्यूचर। ये कॉन्सेप्ट कार वाली एनालॉजी बहुत सटीक है। सोरियो दुनिया को एक ऐसी कल्पना दिखा रहा था जो उस समय के हिसाब से एकदम यूटोपियन थी। यूटोपियन यानी एक ऐसा आइडियल समाज जो इतना परफेक्ट है कि असलियत में उसका होना लगभग नामुमकिन सा लगता है। बिल्कुल। उस चित्र में अगर हम देखें तो यूरोप और अमेरिका के सभी उम्र और सभी सोशल क्लासेस के लोग एक बहुत लंबी कतार में मार्च कर रहे हैं। हाँ, जैसे कोई बहुत बड़ी परेड हो रही हो। राइट। और वो सब एक साथ मिलकर स्टैचू ऑफ लिबर्टी यानी स्वतंत्रता की देवी की मूर्ति के सामने से गुजर रहे हैं और उसको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। और इस स्वतंत्रता की देवी को एक महिला के रूप में दिखाया गया है। उसके एक हाथ में टॉर्च ऑफ एनलाइटनमेंट है, यानी ज्ञान की मशाल, जो शायद अंधेरे को मिटाने का सिंबल है। और दूसरे हाथ में चार्टर ऑफ द राइट्स ऑफ मैन है, यानी मानव अधिकारों का चार्टर।
लेकिन इस पूरे सीन में सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाली चीज वो है जो जमीन पर बिखरी पड़ी है। हाँ, जमीन पर। चित्र में बिल्कुल सामने की तरफ जमीन पर कुछ टूटे हुए टुकड़े पड़े हैं। मुकुट, राजदंड और राजशाही से जुड़ी चीजें एकदम चकनाचूर हालत में जमीन पर गिरी हुई हैं। ये किस चीज का सिंबल है? वो बिखरे हुए टुकड़े असल में एब्सोल्यूटिस्ट यानी निरंकुश संस्थाओं के अवशेष हैं। अच्छा, यहाँ एब्सोल्यूटिस्ट से आपका क्या मतलब है? थोड़ा क्लियर करेंगे। एब्सोल्यूटिस्ट का मतलब एक ऐसी शासन व्यवस्था से है जिस पर कोई लगाम नहीं होती। जैसे कोई डिक्टेटर? हाँ, कोई ऐसा राजा या तानाशाह जिसके पास एक विशाल सेना है, पूरी ताकत है और जो किसी भी विरोधी आवाज को, किसी भी रिबेलियन को बड़ी बेरहमी से कुचल सकता है। सॉर्यू उस चित्र में दिखा रहा है कि ये निरंकुश ताकतें अब हार चुकी हैं और उनके सिंबल्स जमीन पर टूटकर बिखर गए हैं। एग्जैक्टली। अब यहाँ कहानी सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि जो लोग मार्च कर रहे हैं ना, वो कोई रैंडम भीड़ नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। इस चित्र में एक बहुत गहरा राज छुपा है। ये लोग अलग अलग राष्ट्रों के ग्रुप्स में बटे हुए हैं और हम उन्हें उनके झंडों और उनकी जो एक खास नेशनल ड्रेस है उसे आसानी से पहचान सकते हैं। और इस मार्च करने का जो सीक्वेंस है, जो क्रम है, वो सबसे ज्यादा ध्यान देने लायक है। सबसे आगे अमेरिका और स्विट्जरलैंड के लोग चल रहे हैं। वो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को पार कर चुके हैं। अच्छा, वो सबसे आगे क्यों है? इसका एक हिस्टोरिकल रीजन है। 1848 तक ये दोनों देश पहले से ही एस्टैब्लिश्ड नेशन स्टेट्स बन चुके थे। उनके पास अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन और अपनी एक पहचान आ चुकी थी। राइट, मेक सेंस। उनके ठीक पीछे फ्रांस है, जिसे उसके रेवोल्यूशनरी ट्राई कलर यानी तिरंगे झंडे से पहचाना जा सकता है। फ्रांस अभी स्वतंत्रता की देवी की मूर्ति के पास पहुंचा है, जो उस वक्त फ्रांस में चल रही क्रांति का सिंबल है। हाँ, लेकिन रुकिए, यहाँ एक बहुत बड़ा हिस्टोरिकल पेंच है, एक ट्विस्ट है। क्या? फ्रांस के ठीक पीछे चित्र में जर्मनी के लोग चल रहे हैं और उनके हाथों में एक काला, लाल और सुनहरा झंडा है। अब अगर हम हिस्ट्री की टाइमलाइन देखें तो 1848 में जर्मनी नाम का कोई एक देश तो था ही नहीं। हाँ, ये सच है। वो इलाका तो कई छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। तो फिर जर्मनी का एक नेशनल फ्लैग चित्र में कहां से आ गया? मतलब क्या सॉर्यू फ्यूचर देख सकता था या ये फेक इट टिल यू मेक इट वाली कोई स्ट्रैटेजी थी? ये सवाल अक्सर लोग पूछते हैं और सच कहूं तो ये कोई गलती या तुक्का नहीं था। सॉर्यू उस चित्र में हकीकत नहीं बल्कि उम्मीद को रंग भर रहा था। उम्मीद को? 1848 में वो काला, लाल और सुनहरा झंडा उन लिबरल्स यानी उदारवादियों की उम्मीदों का सिंबल था, जो जर्मन भाषा बोलने वाले उन तमाम छोटे छोटे राज्यों को जोड़कर एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन के तहत एक देश बनाना चाहते थे। ओह वाओ, यानी वो झंडा एक जमीन का नहीं बल्कि एक आइडिया का झंडा था। बिल्कुल, वो एक विचार का झंडा था। और उस चित्र में जर्मनी के पीछे भी एक लंबी कतार है। ऑस्ट्रिया, किंगडम ऑफ द टू सिसिलीज, लोम्बार्डी, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी और रशिया, ये सब लोग भी उस आजादी के मार्च में शामिल हैं। एकदम सुपर हीरो मूवी के क्लाइमैक्स जैसा सीन लग रहा है ना, जहाँ सब एक साथ आ रहे हैं। हाँ, और अगर हम आसमान की तरफ देखें उस चित्र में तो जीसस क्राइस्ट, कई संत और फरिश्ते यानी एंजल्स ऊपर से इस पूरे दृश्य को देख रहे हैं। अच्छा, हाँ। उनका वहाँ क्या काम है? आसमान में किन आकृतियों का इस्तेमाल कलाकार ने जानबूझकर किया है, ये दुनिया के देशों के बीच एक फ्रेटर्निटी यानी भाईचारे की भावना को दर्शाने का तरीका है। राइट। ये एक मैसेज है कि आजादी और राष्ट्रों का ये जो नया दौर शुरू हो रहा है, उसे ऊपर वाले का भी आशीर्वाद मिला हुआ है। यानी ये सिर्फ इंसानों की नहीं, डिवाइन विल भी है। एग्जैक्टली। तो 1848 में ये महज एक कलाकार का यूटोपियन सपना था। लेकिन हम जानते हैं कि 19th सेंचुरी आते आते ये सपना सच में हकीकत बनने लगा। नेशनलिज्म ने यूरोप के उन पुराने और विशाल एम्पायर्स को जड़ से उखाड़ फेंका। बिल्कुल उखाड़ फेंका। लेकिन यहाँ मेरा एक सवाल है, ये एम्पायर्स गिरे कैसे? रातों रात तो जादू नहीं हुआ होगा, है ना? इन एम्पायर्स के मलबे पर नेशन स्टेट का जन्म आखिर हुआ कैसे? इसके पीछे ना कई ताकतें एक साथ काम कर रही थी। जैसे प्रिंटिंग प्रेस के आने से अखबार और किताबें छपने लगी थीं, लोग अपनी लोकल भाषा में चीजें पढ़ने लगे थे। अच्छा, तो कम्युनिकेशन बढ़ गया था। हाँ, और इससे अलग अलग गांव और शहरों में रहने वाले लोगों को लगने लगा कि उनकी परेशानियां एक जैसी हैं। हाँ। उन सभी का शोषक एक ही राजा है। राइट। इस शेयर्ड स्ट्रगल ने लोगों को एक दूसरे के करीब लाया और वहीं से नेशनलिज्म की चिंगारी भड़की और इसी ने जन्म दिया नेशन स्टेट को।
अब यहाँ ना हिस्ट्री पढ़ते वक्त दो वर्ड्स बहुत कंफ्यूज करते हैं। एक है मॉडर्न स्टेट और दूसरा है नेशन स्टेट। क्या ये दोनों बस अलग अलग नाम है या इनमें कोई बहुत बड़ा डिफरेंस है? डिफरेंस बहुत ही बुनियादी है। मॉडर्न स्टेट का जो आइडिया है वो यूरोप में काफी पहले आ गया था। इसका मतलब सिर्फ एक ऐसी जगह से है जहां एक तय बॉर्डर है और उस बॉर्डर के अंदर एक सेंट्रलाइज्ड पावर यानी किसी एक सरकार का कंट्रोल है, जिसके पास आर्मी हो, रूल्स हो। हाँ बिल्कुल। लेकिन नेशन स्टेट इससे एक कदम आगे की चीज है। एक नेशन स्टेट तब बनता है जब वहां के नागरिकों के बीच सिर्फ लीडर्स के नहीं बल्कि आम लोगों के बीच एक शेयर्ड आइडेंटिटी बनती है, एक कॉमन हिस्ट्री। राइट। उनका एक शेयर्ड पास्ट होता है और एक दूसरे के प्रति इमोशनल जुड़ाव महसूस होता है। इसको अगर मैं एक एनालॉजी से समझूं तो मुझे लगता है कि मॉडर्न स्टेट एक किराए के मकान की तरह है। उसकी एक बाउंड्री है, लैंडलॉर्ड ने कुछ रूल्स बनाए हैं और एक छत है। अगर आप रूल तोड़ेंगे तो आपको निकाल दिया जाएगा। हाँ सही है। लेकिन जो नेशन स्टेट है वो एक घर की तरह है। घर सिर्फ ईंट और पत्थर की दीवारों से तो नहीं बनता ना। बिल्कुल नहीं। घर बनता है वहां रहने वालों की यादों से, उनके एक साथ बिताए गए वक्त से, उनके सुख दुख और उनके आपसी इमोशनल जुड़ाव से। क्या ये सही कंपैरिजन है? ये एग्जाम्पल एकदम परफेक्ट है। मॉडर्न स्टेट सिर्फ एक ढांचा है, एक जियोग्राफिकल बाउंड्री और पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, लेकिन नेशन स्टेट उस ढांचे के अंदर की आत्मा है। वाह, आत्मा है। जब तक लोगों के अंदर वो भावना नहीं होगी कि ये हमारा घर है और हमें इसकी रक्षा करनी है, तब तक वो सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा है, राष्ट्र नहीं। लेकिन अगर ये एक घर है तो एक बड़ा सिंपल सा सवाल दिमाग में आता है कि इस घर के सदस्य, इसके मेंबर्स कौन होंगे? ये डिसाइड कैसे होगा कि कौन इस शेयर्ड आइडेंटिटी का हिस्सा है और कौन नहीं? क्या एक ही भाषा बोलने वाले लोग नेशन बनाते हैं या एक ही धर्म को मानने वाले? इस गुत्थी को सुलझाने के लिए हम चलते हैं हमारी कहानी के दूसरे सोर्स पर, 1882 में। हाँ, 1882 में फ्रांस के मशहूर फिलोसोफर अर्नस्ट रेनान ने सोरबोन यूनिवर्सिटी में एक लेक्चर दिया था। इस लेक्चर ने उस वक्त की पॉलिटिकल थिंकिंग में भूचाल ला दिया था। अच्छा, ऐसा क्या था उसमें? बाद में इसे एक ऐसे के रूप में छापा गया जिसका टाइटल था क्वेश्चन अ नेशन, यानी व्हाट इज अ नेशन। उस वक्त यूरोप में यही डिबेट चल रही थी कि राष्ट्र बनता कैसे है। जहां तक मैंने पढ़ा है उस दौर में तो ज्यादातर लोग यही मानते थे ना कि अगर लोगों की भाषा, रेस या रिलीजन एक है तो वो एक नेशन है। और रेनान ने इस पूरी आइडियोलॉजी की धज्जियां उड़ा दी। सच में? कैसे? उन्होंने आर्ग्यू किया कि भाषा लोगों को जोड़ने का काम जरूर करती है, लेकिन वो किसी राष्ट्र की इकलौती शर्त नहीं हो सकती। उन्होंने अमेरिका और इंग्लैंड का एग्जाम्पल दिया। ओह, दोनों इंग्लिश बोलते हैं? हाँ, दोनों की भाषा इंग्लिश है, लेकिन वो दो अलग नेशंस हैं। दूसरी तरफ स्विट्जरलैंड है, जहां लोग फ्रेंच, जर्मन और इटालियन तीनों बोलते हैं, लेकिन देश एक ही है। एग्जैक्टली। फिर भी वो एकजुट होकर एक बहुत मजबूत राष्ट्र बनाते हैं। इसी तरह उन्होंने रेस, रिलीजन और ज्योग्राफी को भी नेशन का बेस मानने से साफ इनकार कर दिया। तो अगर भाषा, धर्म और जमीन वो ग्लू नहीं है जो एक नेशन को जोड़ के रखते हैं, तो रेनॉ के हिसाब से राष्ट्र का असली बेस क्या है? रेनॉ की डेफिनेशन ना बहुत डीप और इमोशनल है। उन्होंने कहा कि एक राष्ट्र असल में प्रयासों, बलिदानों और समर्पण के एक लंबे अतीत का नतीजा होता है, यानी लॉन्ग पास्ट ऑफ एंडेवर्स, सैक्रिफाइसेस और डिवोशन। बिल्कुल। अतीत में एक साथ मिलकर कोई महान काम किया होना और फ्यूचर में भी एक साथ मिलकर वैसे ही काम करने की इच्छा रखना, यही लोगों को एक राष्ट्र बनाता है। शेयर्ड ग्लोरी और शेयर्ड पेन, ये वो चीजें हैं जो लोगों को किसी भी भाषा या धर्म से ज्यादा मजबूती से जोड़ती हैं। यानी राष्ट्र इस बात से नहीं बनता कि आप दिखते कैसे हैं या आपकी डायलेक्ट क्या है। राष्ट्र इस बात पर डिपेंड करता है कि आप हिस्ट्री के किस सफर को अपना मानते हैं, है ना, और आगे किसके साथ खड़े रहना चाहते हैं। और यहीं पर रेनान ने अपने ऐसे का सबसे पावरफुल और मशहूर आइडिया सामने रखा। उन्होंने कहा कि एक राष्ट्र बड़े पैमाने पर एक सॉलिडारिटी यानी एकजुटता है और इसका वजूद एक डेली प्लेबिसाइट यानी दैनिक जनमत संग्रह है। वेट, डेली प्लेबिसाइट मतलब जैसे रोज एक वोटिंग हो रही हो? हाँ, जैसे किसी इलाके के सभी लोगों से रोज पूछा जा रहा हो कि क्या आप इस देश में रहना चाहते हैं। एक तरह से हाँ, प्लेबिसाइट का डायरेक्ट मीनिंग होता है जनता का सीधा वोट, जहां आम लोग किसी प्रपोजल पर अपनी मुहर लगाते हैं। रेनान कह रहे थे कि राष्ट्र कोई पत्थर पर लिखी लकीर नहीं है, ये लोगों की रोजमर्रा की विल यानी उनकी इच्छा पर टिका है। ओह वाओ,
इसे अगर मैं आज के ज़माने के हिसाब से देखूं तो ये तो किसी OTT सब्सक्रिप्शन मॉडल की तरह लगता है। OTT सब्सक्रिप्शन। जैसे हम किसी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म का सब्सक्रिप्शन लेते हैं और हमें उसे हर महीने या साल रिन्यू करना पड़ता है। रेनान के हिसाब से एक राष्ट्र का हिस्सा होना भी वैसा ही है ना? ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो एक बार बन गई तो हमेशा के लिए पक्की हो गई। राइट। हमें रोज अपने कामों से, अपने आपसी सॉलिडारिटी से इस नेशन के सब्सक्रिप्शन को रिन्यू करना पड़ता है, और अगर हम साथ रहने की इच्छा खो दें तो वो सब्सक्रिप्शन कैंसिल हो जाता है और राष्ट्र टूटने लगता है। ये एनालॉजी ने रेनान के थॉट को बहुत ही सिंपल बना दिया है। रेनान का बिल्कुल यही मानना था कि किसी भी राष्ट्र को जबरदस्ती किसी दूसरे इलाके पर कब्जा करने का कोई अधिकार नहीं है। एक नेशन का एग्जिस्टेंस वहां के लोगों की मर्जी पर ही टिका होना चाहिए। बिल्कुल। और रेनान एक कदम और आगे जाते हैं। वो समझाते हैं कि दुनिया में अलग अलग नेशंस का होना सिर्फ हिस्ट्री का कोई एक्सीडेंट नहीं है, बल्कि ये पूरी ह्यूमैनिटी के लिए बहुत जरूरी है। जरूरी क्यों है? दुनिया में अगर एक ही बड़ा राष्ट्र हो तो उसमें बुराई क्या है? रेनान कहते हैं कि राष्ट्रों का होना असल में लिबर्टी यानी आजादी की गारंटी है। जरा सोचिए, अगर पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही बड़ा एम्पायर हो, एक ही कानून हो और पूरी दुनिया का सिर्फ एक ही मास्टर हो जाए तो क्या होगा? सब कुछ एक जैसा हो जाएगा। और अगर वो मास्टर कल को तानाशाह बन गया तो इंसान के पास भागकर जाने या आजाद होने का कोई रास्ता ही नहीं बचेगा। इंसानों की आजादी तो पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। ये तो पावर डायनामिक्स की बात हो गई है ना? बैलेंस ऑफ पावर, अलग अलग राष्ट्रों का होना इस डाइवर्सिटी को बचाए रखता है। बिल्कुल। कोई एक मास्टर पूरी ह्यूमैनिटी पर अपनी डिक्टेटरशिप नहीं थोप सकता। देश एक दूसरे पर नजर रखते हैं और इस तरह से हमारी लिबर्टी बची रहती है। यही रेनन की फिलॉसफी का मैंने निचोड़ था। राष्ट्र सिर्फ पावर का गेम नहीं है, वो लिबर्टी की ढाल भी है। तो अगर हम आज के इस पूरे डीप डाइव पर एक नजर डालें तो हमने शुरुआत की थी 1848 में फ्रेडरिक सॉर्यू की उस यूटोपियन पेंटिंग से। हाँ। एक ऐसा सपना जहां अलग अलग झंडों के नीचे पूरी दुनिया एक हो रही थी और एब्सोल्यूटिस्ट मुकुट जमीन पर टूटे पड़े थे। और फिर हमने देखा कि कैसे वो कल्पना हकीकत में बदली, कैसे नेशन स्टेट्स ने उन पुराने डायनास्टिक एम्पायर्स की जगह ले ली। वो सिर्फ बॉर्डर और रूल्स नहीं रहे, बल्कि लोगों की इमोशंस और शेयर्ड हिस्ट्री का सिंबल बन गए। और आखिर में अर्नस्ट रेनन ने हमें समझाया कि इस घर यानी नेशन की नींव किसी एक भाषा, रेस या रिलीजन पर नहीं टिकी है। राइट। ये टिकी है उन शेयर्ड यादों पर, उन सैक्रिफाइसेस पर, और सबसे बढ़कर उस डेली प्लेबिसाइट पर, उस रोजमर्रा की वोटिंग पर जो लोग एक साथ रहने के लिए लगातार करते हैं। ये पूरी चर्चा ना हमें सच में ये सोचने पर मजबूर करती है कि हमारे आसपास जो ये पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, बॉर्डर्स हैं, वो फिक्स नहीं है। वो इंसानी विचारों से ही बनते हैं और उसी से जिंदा रहते हैं। बिल्कुल। और इसी बात पर इस डीप डाइव को खत्म करने से पहले मैं आपके और हमारे सभी सुनने वालों के दिमाग में एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़कर जाना चाहती हूँ। जरूर। रेनिन ने कहा था कि एक नेशन का वजूद वहाँ के नागरिकों का डेली प्लेबिसाइट है। लेकिन ये तब की बात है जब लोग फिजिकली एक दूसरे से जुड़े थे। आज के इस डिजिटल और इंटरनेट के एज में जहां हमारी पहचान और हमारी बातचीत ग्लोबली जुड़ गई है, हम दुनिया के किसी भी कोने में बैठे इंसान से कनेक्ट कर रहे हैं। तो ऐसे में क्या हम अब भी अपने फिजिकल नेशन, अपनी जमीनी सरहदों के प्रति अपना वो डेली वोट लगातार दे रहे हैं? ये बहुत अच्छा सवाल है। या फिर ये नए टेक प्लेटफॉर्म्स और इंटरनेट हमारे इस प्लेबिसाइट के तरीके को ही पूरी तरह से बदल रहे हैं? क्या ये डिजिटल दुनिया हमारी शेयर्ड आइडेंटिटी की नई सरहदें तय कर रही है? इस विचार पर जरूर गहराई से सोचिए।